जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम बात करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट मैथ रीजनिंग और प्लस 20 इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस, करंट अफेयर इत्यादि प्रश्नों के ऊपर। आज का ये सीरीज आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह सीरीज एक आंसर की के रूप में भी है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, बड़ा ही सिंपल है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक आदमी 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 50,000 का निवेश करता है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ पे कुल मिश्र धन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपली एक फार्मूला पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे हमने मूलधन P मान लिया, दर हमने R मान लिया, समय हमने T मान लिया और डिवाइडेड बाई 100। ये क्या है, फार्मूला है किसका, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए, मुझे पता है आपने ये प्रश्न किया है, सबका सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिए इसको। यहाँ पे मूलधन यानी कि आपने निवेश कितना किया है, 50,000 का, ठीक है। उसके बाद इसका दर कितना है, तो इसका दर है 12% और इसमें लगने वाला समय कितना है, 4 वर्ष, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, यहाँ पे 00 से ये 00 कैंसिल। अब जो बचा है, ठीक है, अब उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे 5 का, ठीक है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 बचा है, तो 5 चौक को 20, यानी कि ये हो गया 2000। ठीक है, 500 का 4 मरतबा गुणा करेंगे तो ये हो गया 2000। ठीक है, तो इसको 2000 लिख लीजिए और बचा है 12, और 12 से जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24,000। ठीक है, तो ये आपका 24,000 क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे दोस्तों, हम जो हमारा मूलधन था यानी कि जो P है उसमें ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमें पता चल जाएगा, यानी कि टोटल अमाउंट A इक्वल टू SI प्लस P। तो हमने देखा ये 24,000 और फिर हमारा जो P की वैल्यू है वो 50,000। अब 50,000 और 24,000 तो आप जोड़ ही सकते हैं, तो आप जब जोड़ेंगे तो आपको इसमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74,000। ठीक है, तो ये होगा आपका राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे के ऊपर, और प्रश्न नंबर दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पढ़ते हैं, एक शेर एक हिरन का पीछा करना शुरू करता है। जब हिरन 16 कदम चलता है तो शेर 9 कदम चलता है। ठीक है, समान समय में ये चली गई इनके द्वारा कदमों की संख्या है। यहाँ पे एक कंडीशन और है, शेर जब 5 कदम चलता है, ठीक है, तो वो हिरण के 7 कदमों के द्वारा चली गई दूरी के बराबर चल लेता है। तो यहाँ पे आपसे शेर और हिरण के गति का अनुपात क्या है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ ली है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं हिरण कितने कदम चल रहा है दोस्तों, हिरन H इक्वल टू हमने देखा 16 कदम चले। ठीक है, और उतने ही समय में शेर कितने चल रहा है, 9 कदम चल रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब शेर 5 कदम चल रहा है तो हिरन 7 कदम चल ले रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम मान लेंगे कि हिरन क्या करता है। ठीक है, हिरन जब 1 कदम चलता है, हिरन का 1 कदम हमने मान लिया D मीटर। ठीक है, हिरन जब 1 कदम चलता है तो D मीटर चलता है, वहीं जब शेर क्या करता है, 1 कदम चलता है तो वो L मीटर चल लेता है। ठीक है, इतना आपने मान लिया। अब यहाँ पे जो दूसरी शर्त है कि शेर के द्वारा जो 5 कदम चली गई दूरी है वो हिरन के 7 कदमों के बराबर है, तो इन दोनों का प्रयोग करके हम एक समीकरण लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम समीकरण क्या लिखेंगे, जो शेर के कदमों की संख्या है वो L से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 5L इक्वल टू 7D, क्योंकि हिरन D मीटर और कितने कदम, 7 कदमों के बराबर है। अब दोनों ये बराबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7D डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए, 5 इंटू डी। अब इसकी मतलब इसको हम यूज़ करेंगे समीकरण में, तो इसको आप ध्यान देंगे, L इक्वल टू 7/5 इंटू डी। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गया कि जब शेर 1 कदम चलता है तो वो 7/5D डिस्टेंस चलता है। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे शर्त के अनुसार समझेंगे। दूसरा शर्त क्या है, जब हिरण 16 कदम चलता है तो शेर 9 कदम चलता है, वो भी समान समय में। ठीक है,
तो हिरण जब 16 कदम चलेगा तो ये कितने डिस्टेंस चलेगा 16d। और वहीं पे जब शेर 9 कदम चलेगा तो ये कितना चलेगा 9l। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों में चला। अब यहाँ पे यल का जो मान है यहाँ हम रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, और जब डी और यल के फॉर्म में होगा तो ये हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो हम रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 7 डिवाइडेड बाई 5 × d। ठीक है, और इक्वल टू, अब 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। 9 7 63 डिवाइडेड बाई 5 × d। अब देखिए यल और यच के द्वारा चली गई दूरी है। अब आप सोचेंगे कि गति के अनुपात पूछ रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि समान समय में। ठीक है, यानी कि जब हिरण 16 कदम चलता है तो शेर 9 कदम चलता है। यहाँ पे समय जब समान है तो हम क्या लिखते हैं, गति बराबर, अगर दूरी बटे समय लिखें तो दोनों का जब समय t है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो लिखने की आवश्यकता होगी नहीं। अब यच अपान यल कर लीजिए या यल अपान यच। तो यहाँ पे पूछ रहा है शेर और हिरण, यानी कि पहले शेर का, यानी कि जब आप यल अपान यच करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? तो आप लिखेंगे पहले शेर का जो चला गया दूरी है, और ये हम गति का अनुपात ही ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन समय हमने मान लिया कैंसिल हो गया क्योंकि समान समय। अब उसको मैं कैंसिल करके आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई कैसे हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्या है, ठीक है, अब इसके कुल के इसके बटे हमने क्या कर दिया, टी कर दिया। ठीक है, और यच का हम कुल के बटे करेंगे, क्या करेंगे 16d, क्योंकि हिरण के द्वारा चली गई दूरी है d अपान टी। तो दोस्तों टी से टी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिख लेते हैं बढ़िया से। अब इसको बढ़िया से क्या लिखेंगे, अब यहाँ से डी भी कैंसिल कर लीजिए, डी से डी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये बचा केवल आपका 63 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे रेशियो के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, अनुपात ही ज्ञात करना है, तो 63/5, और रेशियो क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 16। ठीक है, और रेशियो 1 हम लिख लेंगे जब यहाँ पे 16 गया तो, क्योंकि जब कोई भी संख्या हो ना, जैसे मान लीजिए 5 लिखा तो इसके बटे 1 होता ही होता है, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब यहाँ पे 16 का 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और 63 का 1 में, तो इक्वल टू आप क्या लिख लेंगे, 1 का जब इसमें 63 में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का 16 में, तो ये हो जाएगा 63/80। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, जो आपको यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर ए इस तरह से आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 ये भी थोड़ा सरल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जिसमें थोड़ा समझने की आवश्यकता थी। देखिए, एक व्यक्ति अपनी गति का 46% बढ़ाकर एक निश्चित दूरी तय करने में 5 मिनट अपना बचा लेता है। ठीक है, तो उसके द्वारा सामान्य गति से दूरी तय करने में लगा समय आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी सामान्य गति मान लीजिए कुछ। ठीक है, तो हमने इसकी सामान्य गति मान ली कुछ, हमने मान लिया इसको यक्स। ठीक है, और उसके बाद से हम इसका सामान्य समय भी मान लेते हैं, सामान्य समय हमने मान लिया टी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो दूरी है वो भी मान लेते हैं कि कितनी दूरी चल रहा है ये भैया, ये चल रहा है डी। ठीक है, डी दूरी चल रहा है। अब इतना तो हमें सामान्य स्थिति में प्राप्त हो गया है। अब यहाँ से समय बराबर क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है। तो ये डी अपान यक्स यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। अब कहाँ करेगा उसको हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जब वो 46% अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो वो अपना 5 मिनट बचा ले रहा है। ठीक है, तो ये सामान्य समय का और जो नया समय है उसके बीच का अंतर है। ठीक है, अब हम नया समय निकालेंगे, उसके पहले हम क्या करेंगे, गति में 46% की वृद्धि करेंगे। तो सामान्य गति अगर हमने यक्स मानी है तो यक्स का 46% कितना होगा, तो दोस्तों यक्स के साथ आपको पता ही है ये 1 रहता ही रहता है। अब 1 का 46% इसमें आपको ऐड करना है। ठीक है, तो 46% यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ 46% लिखी हुई है इसका मतलब ये 46/100 है, और 46/100 का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर नीचे बटे 100 है तो यहाँ पे एक अंक के बाद, अगर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। ठीक है, तो आप इसको 0.46 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 46% इक्वल टू 0.46, तो यहाँ पे 1 का, ठीक है, 0.46 स्पीड
बढ़ गया, ठीक है, 0.46x। अब ये जो नई स्पीड हो गई, ठीक है, ये सामान्य गति था और ये क्या हो गया, नया गति। आप इसको नया गति लिख लीजिए, ठीक है। तो नया गति क्या हो गया दोस्तों, 1.46x हो गया, ठीक है। अब नया समय भी होगा कुछ, तो नया समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं नया nt लिख रहा हूँ, न्यू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे जो नया चाल है। तो दूरी हमारा d तो कांस्टेंट है और नया चाल क्या है दोस्तों, ये क्या है 1.46 इंटू यक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक नया टाइम, इसको आप, ठीक है, नया टाइम है और ये जो सामान्य टाइम है, इनके बीच में अंतर कितना है, 5 मिनट का, ठीक है। तो आपको पता है नया टाइम में से अगर या तो फिर सामान्य टाइम में से ये टाइम आप घटाएंगे तो वो अंतर कितने का है, 5 मिनट का है। यही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब सारा डाटा हम यहाँ पे, चलिए एक लाइन यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको सारा डाटा डिलीट करके फिर अगले पेज पे समझाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, समय का अंतराल जो है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, t माइनस और जो क्या है एन टी, ठीक है, t माइनस एन टी इक्वल टू क्या है दोस्तों आपका 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट। अब t का मान यहाँ से रख दीजिए और यहाँ पे एन टी का मान रख दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये जो आपको एन टी का मान है यहाँ पे रख दीजिए इस समीकरण में। चलिए हम अगले पेज पे रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए d बाई यक्स माइनस डी बाई 1.46 यक्स इक्वल टू क्या है 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है दोस्तों, यहाँ पे d बाई एक्स दोनों में कॉमन है और ये बचा क्या 1 माइनस 1 अपान क्या है 1.46 इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे d बाई एक्स किसके इक्वल था, तो आपने पहले यहाँ पे लिखा था t इक्वल टू डी बाई एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको t लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें समय ही तो ज्ञात करना है। यहाँ पे उसके द्वारा सामान्य गति से क्या है, दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। तो सामान्य समय ही तो ज्ञात करना है, तो वही हम यहाँ पे कॉमन कर लिए। अब इसको आप हल करना जानते ही होंगे, मिश्र रूप में है तो इसको कर लीजिए। 1.46 का 1 में मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दीजिए तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों 0.46, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 1.46, ठीक है, यही बचेगा क्योंकि यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल टू 5 कर दीजिए। अब यहाँ पे जब इस रूप में हो तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं और यही आके यहाँ पे भाग दे देता है, तो फिर हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो हम t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू 1.46 डिवाइडेड बाई 0.46, ठीक है। अब इसको जब आप एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप 5 6 के 30 कर लीजिए, 0 हो गया। उसके बाद 5 को 20 और 20 में आप कितना जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, 23 हो गया। 23 को आप 3 लिख लीजिए, ठीक है, और एक दशमलव लगा दीजिए और फिर क्या कर लीजिए 5 एकम 5, 5 2 7 हो गया, ठीक है। तो 7.3 और नीचे डिवाइडेड बाई 0.46 है ही, ठीक है। अब इसको जब दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, 73 बटे आप इसको 4.6 कर लीजिए या फिर 730 बटे, ठीक है, 730 बटे 46 कर लीजिए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नया समय पता चल जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 15.87, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा 15.87 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। देखिए सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना था। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या पूछा जा रहा है। किसी निश्चित राशि पर 20% वार्षिक दर से, ठीक है, क्या है वार्षिक रूप से संयोजित, क्या है दोस्तों 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितने परसेंट, कितना दर है 20% वार्षिक दर है और 2 वर्ष के लिए, और उसी राशि पर, ठीक है, मूलधन सेम है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 32% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 15,000 रुपये कम है, ठीक है। तो साधारण ब्याज, ठीक है, अब यहाँ साधारण ब्याज योजना से अर्जित ब्याज आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपने एक साथ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़े हैं तो आपसे ये नहीं हो पाता, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मूलधन हमने P मान लिया, ठीक है, मूलधन हमने क्या मान लिया
मूलधन हमने P मान लिया, ठीक है। अब P का हम क्या करेंगे, 20% ठीक है दर से क्या करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए यहाँ पे रेशियो नहीं, यहाँ पे आप अपना सिंपल फार्मूला यूज कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, P मूलधन हो गया। अब इसका 20% की दर से ठीक है क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और कितने समय के लिए, T = 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो आपका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जब हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, P इंटू होता है 1 + R/100 n - P होता है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला, और इसी को हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, और ठीक है। और यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट वाला PRT/100 वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और CI - SI कर देंगे। उसके बाद चलिए हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, फार्मूला लिख दिया ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका CI लिखें तो क्या होगा, 20% है, ठीक है, किसका, चलिए इसको हम लिख ही देते हैं, ठीक है। P इंटू क्या लिख देंगे, 1 + 20/100, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, -P। अब यहाँ पे P कॉमन कर सकते हैं आप, ठीक है, P कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे 20/100 है तो ये क्या हो जाएगा, 10.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, अभी हमने आपको समझाया था, तो ये +0.2 का होल स्क्वायर -P है, ठीक है। अभी P कॉमन किया था, फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या कर लीजिए, फिर से कॉमन कर लीजिए। अब ये एक ब्रैकेट में ये हो गया, और माइनस यहाँ पे बचेगा 1, तो ये 1.2 का, ठीक है, 1.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 1.44 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 जो हमने P को कॉमन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर 1.44 से 1 घटाएंगे तो ये 0.44 P आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, 2 वर्ष का, ठीक है, क्या है ये, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज 32% पे ज्ञात करेंगे, और कितने का, ठीक है, तो मूलधन सेम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे SI = क्या लिखेंगे दोस्तों, मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है, 3 है, ठीक है, और बटे 100। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, इसको 32 ये 96 हो गया, 32 × 96 हो गया, और 96 में 100 से भाग देंगे तो ये 0.96 P हो जाएगा। तो SI क्या हो गया अपना, 0.96 P, और CI हो गया 0.44 P, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 15,000, यानी कि SI और CI का डिफरेंस कितना दिया है, 15,000। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको मिटा के अब अगली मतलब पेज पे इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया, SI और CI आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे SI - CI लिखिए, SI - CI, ठीक है। तो आपका क्या था, 0.96 माइनस क्या है बताइए, 0.96 और -0.44, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉमन P कर लीजिए, इक्वल टू कितना है दोस्तों, 15,000 के, तो इसको 15,000 के इक्वल कर लीजिए, ठीक है। अब 15,000 के इक्वल करते ही अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 0.44 को, तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, बताइए कैलकुलेट करके जल्दी से, ये आपको मिलेगा कितना, कैलकुलेट अगर हम 0.52, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 52, तो ये हो गया आपका 0.52 P इक्वल टू क्या हो गया, 15,000, ठीक है। अब यहाँ से P की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए, मूलधन, इसको इधर करेंगे तो पक्षांतर होकर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको पूरी तरह से कट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कितना, 3,75,000 बटे, ठीक है, 13,000 के रूप में मिलेगा। अब देखिए ये कैलकुलेशन आप करना है, ठीक है, ये आप खुद करना। तो हमें मूलधन कितना मिल गया, 3,75,000 बटे 13, और हमको ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज योजना से अर्जित ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 0.96 P ही तो ज्ञात करना है। अब P का मान यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, तो यही साधारण ब्याज योजना से अर्जित ब्याज आपको मिल जाएगा। तो आप कीजिए क्या होगा बताइए, 0.96 इंटू 3,75,000, ठीक है, बटे 13 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितने आने वाली है, 3,60,000, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आपका आएगा 3 लाख, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए अगर आप जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो, 3,60,000 बटे 13, और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जो आंसर है वो लगभग कितना आ जाएगा,
ये आपका आ जाएगा 27,000, ठीक है, 692.31, ठीक है। ये आपको खुद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, इतना स्पेस है नहीं कि मैं एक एक डाटा काट के दिखाऊं। वैसे भी अगर आप काटेंगे तो 2 26 हो गया, और उसके बाद 13 7 91 हो गया, क्योंकि वहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप वैसे कीजिएगा, ठीक है, और कट पीट के यही आपका आंसर आएगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव तो था। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 पे। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि एक्चुअली इसमें करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। किसी संख्या के 1/3 के 1/, ठीक है, 1/4% का मान 25 है, तो उस संख्या का 0.02% उसके 1/3 का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है और देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कोई संख्या आपने मान लिया, ठीक है, यक्स मान लिया, ठीक है। अब यक्स का 1/3 क्या हो जाएगा, यक्स/3, ठीक है, और उसका 1/, ठीक है, ये 1/4% इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, 1/4% इस तरह से। तो इसको हम पहले डिकोड करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4/100। तो ये क्या हो गया, 100 ऊपर चला गया, ठीक है, तो 100 हो गया 4, ठीक है, तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। यानी कि किसी संख्या के 1/, ठीक है, 3 का 25वां हिस्सा किसके बराबर है, 25 के बराबर है। ये प्रश्न में लिखा गया है, ठीक है। तो यक्स का 1/3 का 1/4% का मान 25 है, तो 1/4% कितना है, 25। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यक्स/3 गुणे 25 = 25, ठीक है। तो 25 से 25 कैंसिल, यक्स का मान 3 हो गया, यानी कि वो संख्या क्या है, 3 हो गई, ठीक है। अब इसका क्या करना है, 0.2% निकालना है और उसी का 1/3 निकालना है। तो 3 का अगर 1/3 देखेंगे, ठीक है, 3 का 1/3 क्या होगा दोस्तों, 3 का 1/3 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 का 1/3 1 ही होगा ना। और उसके बाद इसका 0.2% होगा, कितना, 3 का 0.2% कितना होगा बताइए, डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे 0.2 है, एक जीरो और यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जस्ट वेट, 3 का हम 0.2% निकालेंगे, 0.02 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है, कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो गया, 0.06 डिवाइडेड बाई 100 है, तो यहाँ डबल जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 0.00 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे 0.006 आपको क्या मिला है, 3 का 0.02%, ठीक है। अब 3 का 0.02% का वैल्यू इतना है, और ये इसके 1/3 यानी कि 1 का कितना परसेंट है, तो 1 का 0.0006% निकालेंगे। अब कितना होगा, तो आप लिख लीजिए इसको, कैसे लिखेंगे, तो 0.006 नहीं, एक जीरो और है, 06/1 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक, अब ये तो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो सिर्फ ये क्या 100 यहाँ पे 2 दशमलव को इधर शिफ्ट कर लेगा, ठीक है, 2 जीरो का दशमलव इधर आ जाएगा। आपको पता है गुणा करने पे दशमलव इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.06%, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा और डेफिनेटली आप कर पाए होंगे। चलिए बात करते हैं अब हम रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है कि अगर कैंडल को HUSIQI लिखा जाता है और ब्रेव को GWUAY लिखा जाता है, तो गार्डन को किस प्रकार कोडित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा, ठीक है, ऑपरेशन यूज़ किया है। वो क्या है, जो कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, उसमें हमने +5 कर दिया है, और जो वॉवेल हैं उनमें -6 कर दिया है, ठीक है। अब यही आप यूज़ कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर सी, आपको पता है सी 3 लेटर पे होता है, तीसरे स्थान पे। अब इसमें 5 जोड़ दीजिए, क्या हो गया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 5 जोड़ दीजिए, 8 हो गया। और अब देखेंगे अल्फ़ाबेट में, ठीक है, तो 8वें स्थान पर यच आता है, तो यहाँ पे देखिए सी का यच हो गया। उसके बाद आपका क्या है, दूसरा है ए 1 होता है, और 1 में हमने क्या कर दिया, 6 घटा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, -5।
अब -5 आप ए से -5 जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए। 26 में से आप क्या कर दीजिए, -5 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 21। और आपको पता है 21 पे कौन सा लेटर होता है, यू होता है, ठीक है। तो इस तरह से यू सेटिस्फाई हो गया और इसी तरह से ये सेटिस्फाई हो जाएगा और आप गार्डन को डिकोड कर लीजिए। चलिए अब हम गार्डन को डिकोड करते हैं। तो अब जी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, और जी होता है 7 पे। 7 में 5 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 12। और 12 पे क्या होता है दोस्तों, आपको पता है यल होता है। तो यल इसमें कहाँ पे है, यल सब में है, ठीक है। अब ए है, ए का 1 और ए का आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो ये यू इसका होगा ही होगा, ठीक है। अब आर है, आर होता है 18 पे, ठीक है। 18 पे 5 ऐड कर दीजिए तो ये आपका क्या हो गया 23। 23 पे क्या होता है, डब्लू होता है। तो यल यू डब्लू आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि बी और डी में से एक तो आप आ गए हैं। अब डी का देख लीजिए, डी में +5 कर दीजिए। 4 में आप 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा और 9 कौवे लेटर पे आता है दोस्तों, तो ये आता है आई पे। अब यहाँ पे देखिए आई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ये दिया हुआ है कोड, एक कोड लैंग्वेज है, इसको डिकोड करना है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे ओ कौन से लेटर पे आता है आपको पता होना चाहिए। ये कौन से लेटर पे आता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी कीजिए भाई। वो आता है आपके 15 नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या ऑपरेशन करके लाया गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 15 में -15 क्यूब कर दिया है, +15 स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तो आप जब ये ऑपरेशन करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी कितना, -3135, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको अगर मिल गई तो यही आपको क्या, यहाँ पे क्या है, ये आपको ऑपरेशन किया गया। और ये बड़ा नॉर्मल ऑपरेशन है, ये मैक्सिमम एग्ज़ामों में ये करते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो यही किया गया इसमें और इस तरह से आपने देख लिया -3115 आ गया और इक्वल टू आपको क्या कर देना है, क्या, -54 अब 90। अब यहाँ पे एक एक संख्या आप इसके आसपास के रख के चेक कर लेते, या तो फिर यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं 4 अल्फ़ाबेट में चेक कर लेते, ठीक है। अब 4 अल्फ़ाबेट की रैंकिंग, तो इसमें आप मान लीजिए कि पी रखते हैं तो 16 रखते, फिर चेक करते, आर रखते ही आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो अब आर क्या है, आप 18 - 18 का क्यूब कर लीजिएगा और +18 स्क्वायर कर लेंगे तो ये -5490 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नॉर्मल रीजनिंग था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है। P + Q का अर्थ है P Q की क्या है, पुत्री है, ठीक है। और P × Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। और P - Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप समझें तो यहाँ पे आपसे इसका मतलब डिकोड करके इसमें से सेटिस्फाई कराना है कि कौन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहले रिलेशन, ठीक है, जो ट्री बनता है वो बनाते हैं। P + Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, ठीक है। तो A + B का क्या अर्थ होगा, जो A है वो B की क्या हो जाएगी दोस्तों, पुत्री हो जाएगी। तो ये क्या है, पुत्री, ठीक है, किसकी, B की। उसके बाद माइनस का अर्थ इसमें क्या दिया है, P Q की पत्नी है। तो यहाँ पे B क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी किसकी, C की, ठीक है। तो C क्या हो गया दोस्तों, पति हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन इनटू है, P Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा दोस्तों, D का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, तो C क्या है, D का पुत्र है, यानी D क्या है, C का पिता है, ठीक है। और अब हमने ये पूरा ट्री बना लिया और ये C पति है और C की पत्नी कौन है, B है, ठीक है। C की पत्नी कौन है दोस्तों, B है। अब यहाँ पे सारा रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे देखिए A में क्या है, B D का पुत्र है। तो B और D नहीं, तो ये तो सास और सॉरी, यहाँ पे बहू और ससुर हैं, इन दोनों का रिलेशन, क्योंकि ये क्या है, इसका पुत्र है तो इसके पुत्र की पत्नी इसकी बहू हो गई, तो ये गलत हो गया। उसके बाद A D के पुत्र की पुत्री है। तो यहाँ पे देखिए ये पुत्री है किसकी, B की, और C का, ठीक है, C की पत्नी है B,
और जो डी है वो सी का क्या है, पिता। तो ये क्या हो गए, ठीक है, ये हो गए दादा और पोती, ठीक है, दादा और क्या हो गई, पोती, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो ए है वो डी के, यानी डी का जो पुत्र है वो सी है और इसकी पुत्री तो है, क्योंकि अगर बी इसकी पत्नी है तो इसकी पुत्री और इसकी पुत्री, भाई जाहिर सी बात है ये दोनों माता पिता हो गए ए के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। बाकी बी डी की पुत्री है, तो बी डी की पुत्री नहीं है, ठीक है, बी डी की क्या है, बहू है। और उसके बाद सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी नहीं है, सी डी का क्या है, बेटा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते थे, वैसे मैक्सिमम लोगों का सही है। चलिए प्रश्न नंबर 9। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए साई ने कहा, वह अपने पिता की एकमात्र पुत्री है, मेरे पिता के, ठीक है, पुत्री है जो मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अब लड़की का साई से किस प्रकार का संबंध है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए साई, तो ये साई हो गया, वो जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो यक्स मान लो, ठीक है। और ये कंडीशन है वह अपने पिता की एकमात्र पुत्री है, जो यक्स का, ठीक है, पिता है, ठीक है, यक्स का जो पिता है उसकी एकमात्र पुत्री यक्स है, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब यहाँ पे दे रहा है इसके पिता के बारे में, एकमात्र पुत्री है जो मेरे पिता के, ठीक है, यश के पिता के, यश के कोई पिता होंगे, ठीक है, और उनके पिता के, यश के पिता के पिता, यानी कि इस यश के दादा, ठीक है, ये पिता टू मतलब मान लो कि इसके दादा, ठीक है, का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे ये दे रहा है कि वह अपने पिता की एकमात्र पुत्री है जो साई के पिता का एकमात्र पुत्र है। अब देखो जो इसके दादा हैं इनके सिर्फ एक ही बेटे हैं, तो या तो वो यक्स के पापा होंगे या तो यश के पापा होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर एक ही पुत्र है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, जो सबसे इजी प्रश्न है। आपको अगर क्यूब याद था तो आपने कर लिया होगा। क्यूब क्या है, 21 का क्यूब है, ठीक है, और ये क्या है, 19 का क्यूब है, और वैसे ही ये 12 का क्यूब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, ठीक है। और इस तरह से हमने रीजनिंग और मैथमेटिक्स कर लिए, एप्टीट्यूड वगैरह। अब जल्दी जल्दी से जीएस मिला लीजिए। यहाँ आप देखिए, नदी बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जल ग्रहण क्षेत्र आते हैं, बहुत सारे जल ग्रहण क्षेत्र नदी बेसिन में हो सकते हैं, झील भी होते हैं, आर्द्र भूमियाँ भी होती हैं, ठीक है, और ये सभी होते हैं, ये भी बात सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होगा। क्योंकि इसमें से जब सब सम्मिलित होते हैं तो पूछा जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो नर्मदा भी निकलती है, सोन भी निकलती है, ताप्ती नहीं निकलती। ये कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा से। सभी गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, जिब्राल्टर जलसंधि निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मैं समझाऊं, ठीक है, तो ठीक है समझिएगा, थोड़ा सा याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब ये है जिब्राल्टर जलसंधि, ये है भूमध्य सागर और ये है अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और ये है आपका स्पेन और यहीं पे है मोरक्को, ठीक है। तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है और ये चीज़ आपको अब याद रखनी है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये छोटा मोटा आपका इंग्लैंड, ये इंग्लैंड हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये स्पेन यहीं पे, और ये मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को इसमें सही होगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है, सारा दिखा रखा है, ठीक है, लिंक भी शेयर किया है। तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं रेगुलर तो ध्यान से पढ़ें, ठीक है। देखिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड। ये आपको पता है, हीराकुंड कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में किस नदी पे है, तो दोस्तों महानदी पर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन सतलज क्यों डाला है,
क्योंकि सतलज नदी पे भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, तो वो भी आपको याद रखना है। भागीरथी की, ठीक है, एक सहायक नदी है, वहाँ पे टिहरी भी है और वहाँ पे भिलांगना भी है, और टिहरी, भिलांगना और भागीरथी पे जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, जिसको हम टिहरी बांध कहते हैं, टी से डिनोट कर दिया हमने लंबा करके, आप याद रखिएगा। लोहित नदी मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि भारत का जो सबसे लंबा नदी सेतु है, ब्रिज, ठीक है, वो किस पे है, लोहित पे है, और लोहित सहायक नदी किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की है। ये मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान है। और जो भारत की सबसे लंबी जो नदी पर सेतु है यानी ब्रिज है, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है ढोला सदिया, और उसका नाम एक और भी है, ठीक है, अब वो आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा है, ठीक है, ढोला सदिया का एक अन्य नाम भी है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। झंडा फहराने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको एसआई में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए झंडा फहराना क्या है, झंडा फहराना एक प्रकार का अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों अभिव्यक्ति का अधिकार आपको आर्टिकल 19(1) में मिलता है, असेंबली का अधिकार 19(1) में मिलता है, ठीक है, आबाद इधर उधर घूमने का अनुमति मिलता है सी में, और नन इसमें रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, आप अगर कोई झंडा आप ऐसा है कि आप भारत में रह के अपने प्रदेश का कोई मतलब अलग से झंडा बना के फहरा के घूम रहे, जिससे देश में अशांति फैल रही है ना, तो इस अधिकार को रोका जाएगा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, ये जितने भी स्वतंत्रता हैं इनके ऊपर प्रतिबंध अनुच्छेद 2 के अंतर्गत लगाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कन्फ्यूज़न के लिए मैंने ऐड करा था, यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपको बताऊँ। 1498 में पुर्तगाली आए थे, ठीक है, और उसके बाद 1960 और 61 में जाके ये लोग भारत छोड़ के गए, यानी कि पुर्तगाली ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है, 1600 में बनती है, भारत में प्रवेश करती है 1608 में, किसके रूप में, विलियम हॉकिंस के रूप में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो अब निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, पशुपतिनाथ जिन्होंने ट्रिक किया उनका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर कहीं पे आपको आद्य शिव दिखे ना तो उसको भी आप करेक्ट मान के चलिएगा, कहीं कहीं पशुपतिनाथ को आद्य शिव भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों घोड़े का जो साक्ष्य है वो सुरकोतड़ा से प्राप्त हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बढ़िया जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी कहाँ थी, तो धौलावीरा में। और सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, वो भी आपको धौलावीरा में ही मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थली से गोदीवाड़ा मिला है, ठीक है, तो ये है आपका लोथल, आप याद रखेंगे। और यहाँ से अगर हम बात करें मिस्र देश के साथ, ठीक है, और फारस की खाड़ी के साथ जो व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं, और लोथल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हुई हैं, हाथी के दांत के पैमाने मिले हुए हैं, ठीक है, तो वो सब आपको याद रखना है। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ, उसके बाद शल्य चिकित्सा का साक्ष्य, यानी कि एक बच्चे के खोपड़ी में 6 छेद लगे हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ पे शायद सर्जरी का भी कुछ कार्य ये लोग करते थे, ठीक है, इसका साक्ष्य मिला है। काले रंग की चूड़ियाँ, उसके बाद जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से, ठीक है, मक्का चना और सरसों के, ठीक है, यहाँ पे क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और अग्निकुंड भी मिला हुआ है, ठीक है, तो ये सब कालीबंगा के हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, कालीबंगा आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, राजस्थान में, लोथल गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, सुरकोतड़ा गुजरात में, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के ऊपर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने इक्ता व्यवस्था चलाया था। इक्ता व्यवस्था में क्या था दोस्तों, जो सामंत लोग थे उनको भूमि का एक टुकड़ा मिल जाता था, उसके ऊपर वो कर इकट्ठा करके फिर क्या करते थे, इल्तुतमिश को देते थे, जिससे क्या किया था, उसने राज्य को व्यवस्थित तरीके से चलाने का कार्य किया था, ठीक है। इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना करी थी। लेकिन अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछ ले कि दिल्ली की स्थापना किसने करी थी, तो दोस्तों वो आपका आंसर होगा अनंगपाल तोमर, ठीक है। देखिए आपको इतने से
लेक्चर में ना बहुत कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको लाइक कर लेना और ऊपर से सब्सक्राइब करके पार्ट बन जाना। अगर कोई भी सेशन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप तुरंत उसको वॉच करना, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली का जो स्थापना किया था वो अनंग पाल तोमर ने किया था, ठीक है। अब अनंग पाल तोमर कौन थे? तो दोस्तों अनंग पाल तोमर जो पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है, वही थे इनके नाना। कौन? अनंग पाल तोमर के नाना, सॉरी अनंग पाल तोमर नाना थे किसके? पृथ्वीराज तृतीय के, जिनको महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपने याद रख लिया। अल्तुनिया से शादी किया था किसने? रजिया सुल्तान ने, ये आपको पता होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के ऊपर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको सीखने को मिलेगा। इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गाडगिल और महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। दोनों मॉडल को मिला के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। लेकिन यहाँ पे हेराल्ड डोमर मॉडल ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है और ये कॉपी किया गया था यूएसएसआर से, ठीक है, यानी कि वर्तमान रसिया से, ठीक है। महालनोबिस केवल, यहाँ पे केवल महालनोबिस मॉडल की बात करेंगे तो दोस्तों ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है। 5 ईयर प्लान की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताएंगे। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 21, गोल्डन कॉलर जॉब अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर से जुड़ा शब्द है? तो दोस्तों इसमें अगर हम गोल्डन कॉलर की बात करें तो ये तृतीय जो सेक्टर है इकोनॉमिक्स का, जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, उसमें जो उच्च पद हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का कोई सीईओ है या फिर भारत में मान लीजिए कोई मतलब बढ़िया पोस्ट पे है, इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ठीक है, या फिर कोई विशेष एडवाइज़र पोस्ट पे है, ठीक है, तो ऐसे सेवा क्षेत्र को हम गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेवा आता है, लेकिन उससे उच्च रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो गोल्डन कलर जॉब में आते हैं। तृतीय में आपको सफ़ेद यानी व्हाइट कलर जॉब के लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक कॉलर, ठीक है, तो ब्लैक कॉलर किस में आता है दोस्तों? ब्लैक कॉलर प्रथम सेक्टर यानी इकोनॉमिक का जो मतलब इकोनॉमिक सेक्टर आपने पढ़ा होगा तो प्रथम सेक्टर में आते हैं। और द्वितीय सेक्टर में कौन आते हैं दोस्तों? द्वितीय सेक्टर में आपके ब्लू कॉलर जॉब वाले आते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी होती हैं। ब्लू और रेड कलर भी हम सेकेंडरी सेक्टर के एम्प्लॉय को कह देते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के ऊपर। लौह और रक्त की नीति निम्नलिखित में से किसने चलाई थी? तो निम्नलिखित में दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने चलाया था लौह और रक्त की नीति, ठीक है। अब लौह क्या था दोस्तों? इसमें कर वसूलता था और इसमें रक्त क्या है? जैसे अपने वहाँ जो अराजकता फैला हुआ था, लूट घसुट करके जो लुटेरे थे उनको वहाँ तक दौड़ाकर मारना था जहाँ तक वो भागते थे। तो ये लौह और रक्त की नीति थी किसकी? गयासुद्दीन बलबन की। और उसने सिजदा और पैबोस नाम की प्रथा चलाई थी, ठीक है। तो सिजदा में क्या होता था कि झुक जाना बिल्कुल, ठीक है, सर के बल, और उसके बाद पैबोस मतलब पैरों को चूमना, ठीक है। तो ये सिजदा पैबोस भी चलाया था गयासुद्दीन बलबन ने, तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 देखिए। सुइसिनी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सुइसिनी लोक नृत्य है, ये राजस्थान से संबंधित है, मैंने पढ़ा रखा है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद पंजाब का गिद्धा भांगड़ा है। गुजरात का क्या है बताइए? डांडिया खेलते हैं वहाँ पे, गरबा। और उड़ीसा का क्या है? आप कमेंट करके हमें बताइएगा उड़ीसा का लोक नृत्य कौन कौन सा है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के ऊपर। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिए। विश्व का दूसरा सर्वाधिक नमकीन झील कौन सा है? यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विश्व का दूसरा सर्वाधिक नमकीन झील पूछे तो आपका मृत सागर है, ठीक है। और मृत सागर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि देखिए इजराइल और फिलिस्तीन की बहुत लंबी वार चली है। अगर एग्जामिनर का नज़र पहुंचता है जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से तो वह आपसे मृत सागर पूछ लेगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गई मृत सागर, ठीक है। मृत सागर किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है? तो दोस्तों ये शेयर करती है, इधर हो गया आपका जॉर्डन, ठीक है, ये हो गया आपका जॉर्डन। आपने जॉर्डन सूच सुना है ना, लेकिन उसके नाम पे देश भी है। इधर हो गया जॉर्डन। उसके बाद यहाँ पे हो गया दोस्तों वेस्ट बैंक, ठीक है। वेस्ट बैंक किसका पार्ट है? फिलिस्तीन का, ठीक है। तो ये हो गया फिलिस्तीन और ये बाउंड्री है किसका? इजराइल का, ठीक है। तो इजराइल
वेस्ट बैंक और जॉर्डन बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, मृत सागर के साथ। ठीक है, तो ये तीनों देश आप याद रखेंगे। अगर वेस्ट बैंक नहीं देगा, फिलिस्तीन देगा, इजराइल देगा और जॉर्डन किसके किनारे हैं, मृत सागर के। ठीक है, और ये दूसरा सर्वाधिक नमकीन झील है विश्व में। अब यहाँ पे एक बात और, वान झील दुनिया का सर्वाधिक नमकीन झील है, ये याद रखना है। कैस्पियन सागर की विशेषता क्या है, ये दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नमकीन झील है। सिर्फ सागर कहने के लिए है, झील है, बहुत बड़ा साइज है, इसलिए इसको सागर कह देते हैं। ठीक है, तो कैस्पियन सागर विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से क्या है, नमकीन झील है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा के बाद यानी दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, ठीक है, कौन नमकीन झील है, तो वो चिल्का जो भारत में है। तो यहाँ पे अंतर स्पष्ट कीजिएगा। सर्वाधिक नमकीन पूछे यानी कि सबसे अधिक नमकीन झील कौन है, यानी जिसका पानी सबसे अधिक नमकीन है वो है वान। ठीक है, ये आपको तुर्की में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, तुर्की में। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। दूसरे स्थान पे कौन है, मृत सागर है। दूसरे स्थान पे मृत सागर है, किसमें, नमकीन की दृष्टिकोण से। ठीक है, और उसके बाद हमने क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से नमकीन झील देखा, तो ये पहले पे कैस्पियन है, चिल्का दूसरे पे है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि दुनिया का सबसे मीठे पानी का झील और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन सबसे बड़ा है, तो वो हो जाएगा आपका सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर झील हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे गहरा झील कौन सा है, तो बैकाल हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कांगो रिवर, जिसको जायरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे कि दुनिया की या विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील हो जाएगी। अगर प्रश्न पूछे कि दुनिया की सबसे चौड़ी या सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो अमेजन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा को 2 बार भारत में कौन सी नदी काटती है, तो वो माही हो जाएगी। अगर आपसे प्रश्न पूछे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो लिम्पोपो हो जाएगी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी या फिर सबसे विश्वासघाती नदी कौन सा है, तो दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, एलो रिवर। एलो रिवर को ही हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, ये आपको चाइना में बहते हुए मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ ह्यांगसी करके नाम है इसका, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसको हम चीन का शोक भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, नाथला दर्रा और सिपकिला दर्रा भारत के किन राज्यों में स्थित हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, नाथुला आपको देखने को मिलता है सिक्किम में और सिपकिला आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। सिपकिला दर्रा किस लिए फेमस है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक छोटे से मैप से समझ लें, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, और हमेशा के लिए अगर ये सामने आया है तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया भारत का ऊपर का मैप। यहाँ आपको सिपकिला दर्रा देखने को मिलता है और यहाँ राकस ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। ठीक है, और सतलज नदी क्या करती है, सिपकिले दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पंजाब से होते हुए बह के आके पाकिस्तान में चली आती है। ठीक है, तो किसने प्रवेश किया, सतलज नदी। ये दर्रा कौन सा है, सिपकिला। ठीक है, सिपकिला, और यहीं पे आपको नाथुला दर्रा देखने को मिलता है, ये है सिक्किम। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। माना नीति अगर पूछे आपसे तो ये उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दर्रे वाले चैप्टर में मैंने सब कुछ करा रखा है, वहाँ से आके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे करंट अफेयर का एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो 22वां सांग्रीला संवाद है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कहाँ पे, सिंगापुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक एफडीआई कहाँ से आती है, तो दोस्तों वर्तमान में भारत में सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से आती है, याद रखिएगा। और दूसरे पे कहाँ से आती है, मॉरिशस से। तो ये भी आपको याद रखना है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है, विकसित कृषि संकल्प के द्वारा शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित कृषि संकल्प शुरू किया गया है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा।
चलिए बात करते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न मैंने करंट अफेयर में कराए हैं, जो मैंने आपको लेक्चर भेजे थे। अब डेली आपको करंट अफेयर के लेक्चर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर मिलेंगे, इसलिए आप मिस मत करना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके आंसर की का, मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, आइसलैंड। भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो दोस्तों 130वीं, ठीक है। कब, 2025 में, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे, सब कुछ आपको समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ऐड कीजिएगा, और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं वो भी आपको आंसर करना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।